बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अहम ख़बरें, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि जस्टिस आयशा मलिक, जिन्होंने अपने सवालों के बायस शोहरत भी हासिल की और इस वक्त उनका जो ताल्लुक़ है वो काजी मुखालिफ ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है, इन्हें नाअहल करने यानी इनका बतौर चीफ जस्टिस रास्ता रोकने के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे रोका जाएगा, क्या किया जाएगा। ना सिर्फ जस्टिस आयशा मलिक बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, चल क्या रहा है, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से रात गए एक हंगामी एक्शन जो है वो लिया गया है। जो ख़तो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ था चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ के अपने ही दौर में, उसका फिर से आगाज़ हो चुका है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ख़त सामने आया था जिसमें उन्होंने पूरी चार्जशीट जो है वो लगाई चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर। उसका जवाब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिया गया है और इस ख़त के अंदर जो गुस्सा है वो झलक रहा है और जो तकसीम है वो मज़ीद वाज़ेह हो चुकी है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को ओहदे से हटाया जाएगा, ये बात अब आलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी है। इस हवाले से भी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, इसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं जस्टिस आयशा मलिक को नाअहल करने या इन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोकने का जो मामला है वो क्या है। तो हो नाज़रीन, इस वक्त कुछ ऐसा रहा है कि एक मामला चल रहा है, एक डिस्कशन चल रही है एक तरमीम के हवाले से, और वो तरमीम ये होगी कि ऐसा जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कि इस्लामाबाद जो कि किसी भी हाई कोर्ट, क्योंकि मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाए जाते हैं, उनकी वहाँ पर तैनाती होती है। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से, इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट से। तो ऐसा जज जो कि किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। तो इस तरमीम के हवाले से बड़ी जो एक डिस्कशन है वो इस वक्त चल रही है और इस तरमीम का जो बज़ाहिर मकसद या फ़ायदा वो क्या होगा, वो ये होगा कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा मलिक जो हैं, जो कि दोनों मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, इनका रास्ता रुक जाएगा। ये नाअहल हो जाएंगे चीफ जस्टिस बनने के लिए। क्यों? क्योंकि ये किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं। और इन दोनों के हवाले से आपको बताता चलूं कि जो ये अदलिया में अभी तकसीम सामने आई है, तो ये दोनों उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि काजी मुखालिफ ग्रुप है। एक तो काजी ग्रुप है और उसके बाद ये दूसरा ग्रुप है जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी हैं, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी बनना है। तो बहरहाल ये अब जो मामला है वो चल रहा है और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं, जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हुई, उसके बाद कुछ बेंचेस में वो बैठी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस उन्होंने जो सुना, तो एक उनके जो सवालात हैं और एक जो डट जाने वाला उनके अंदर जो स्टांस लेने का एक वो था, वो सब ने खुलकर देख लिया कि किस तरीके से, हालांकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जूनियर जज हैं, यानी कि उनसे बहुत सारे जो हैं वो सीनियर जजेस मौजूद हैं, वो एक जूनियर जज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो एक इम्पैक्ट है वो किसी भी दूसरे जज से कई गुना ज़्यादा है। और ज़ाहिर सी बात है, अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाती हैं, एक तो ये होगा कि पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगी, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से अभी ये अदलिया के अंदर तकसीम है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब लेटर लिख रहे हैं, फिर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने भी लेटर लिख दिए, जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने भी लेटर लिख दिए। तो ये लग नहीं रहा कि ये मामलात किसी जगह पर जाकर ठंडे पड़ेंगे, ख़ास तौर पर जब तक तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा इवन के जस्टिस इजाज़ुल एहसन का दौर है। या ये हो सकता है कि अगर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, तो उसके बाद जो दीगर जजेस हैं जिनको हम ख्याल समझा जाता है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, तो वो जजेस शायद जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब करते थे कि लेटर लिख दिया
और बिल्कुल अड़ जाना और काम ही छोड़ देना, सिर्फ चैम्बर वर्क करना, तो उस तरीके से शायद उन जजेस से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो इस तरह का रवैया रखेंगे, जिनमें आप जस्टिस मंसूर अली शाह भी ले सकते हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी भी ले सकते हैं। ये चूँकि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, तो बहरहाल अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा तो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं फिर वहाँ तक मामलात पहुँचेंगे और फिर ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं। बहरहाल ये जो अमेंडमेंट है, इस हवाले से जो डिस्कशन है वो इस वक्त चल रही है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से है। एक हंगामी और सख्त एक्शन लिया है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने, और वो एक्शन क्या है जी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने जो एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को, और वो पूरी एक चार्ज शीट थी, उसकी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूँ। इसके जवाब में जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उन्होंने भी एक जो लेटर है वो लिख दिया है। इस लेटर में कादी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ, और इसमें उन्होंने एक अपना जो उनका गुस्सा है उसका भरपूर इजहार किया है। और वो कहते हैं जी कि जजिस को जो तनख्वाह है वो मिलती है 6 दिन काम करने की, लेकिन 4.5 दिन काम करने के बाद अगर आप चले जाएं तो कैसा होगा। तो ये एक जवाब लिखा है। हालांकि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने कुछ सवालात रेज़ किए थे कि मैं आपसे रब्ता करता हूँ और कोई चीज़ बताई नहीं जाती, अव्वल तो ख़ुद से बताई जानी चाहिए क्योंकि ये उस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं, रब्ता करने के बावजूद भी नहीं बताई जाती। तो जवाब में कादी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि आपने रब्ता किया था, तो रब्ता करने के बाद मैंने भी रब्ता किया लेकिन आप चले गए, तो रब्ता क्यों करना पड़ रहा है। असल मसला तो ये है कि वो खुद ब खुद वो 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा है, तो उन तक चीज़ें जो हैं वो पहुँचनी चाहिए। बहरहाल चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने माफ़ कीजिएगा जो लेटर लिखा है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का जस्टिस इजाज़ुल एहसन को जवाबी ख़त लिख दिया जिसमें कहा कि मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं, मगर इंटरकॉम और फ़ोन पर भी हमेशा दस्तयाब हूँ, लेकिन आपने अपने तहफ़्ज़ात के लिए ना मुझे कॉल की ना मुलाकात के लिए आए। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ख़त में लिखा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ख़त मिलने पर फ़ौरी इंटरकॉम पर राब्ते की कोशिश की लेकिन जवाब ना मिला। मैंने अपने स्टाफ को आपके साथ राब्ते का कहा, स्टाफ ने बताया कि आप जुम्मा दोपहर को लाहौर चले गए हैं। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है ना कि 4.5 दिन की। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने उनको लेटर लिखा और फिर उसके बाद जब उन्होंने जवाब उनको दिया तो उसमें ये जो लाइन है ये कादी फ़ाइज़ ईसा का जो एक रिएक्शन है, जो गुस्सा है वो इसमें नज़र आ रहा है कि वो बजाय जो असल चीज़ें हैं उनकी तरफ आने के वो कह रहे हैं जी कि हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन काम करने की तनख्वाह नहीं मिलती। तो ये बात इस लेटर के अंदर क्यों उठाई गई? अगर वाकई 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है और बहुत सारे जजेस वहाँ पर होते हैं, तो क्या इस लेटर से पहले कोई नोटिस इस मामले के ऊपर लिया गया? अगर वो 4.5 दिन बाद ही वो लाहौर चले गए तो उस वक्त आपने उस वक्त ये जो एक्शन था या ये चीज़ जो थी ये सामने क्यों नहीं लाएगी? अब लेटर के अंदर ये चीज़ लिखी गई और एक मैं कहूँगा कि जो एक डिवीज़न है उसको ये प्रूफ भी करती है कि इस कदर जो लड़ाई है वो बढ़ चुकी है कि इस तरह की भी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को एक टॉन्ट करने के लिए जो एक आम लड़ाई होती है, एक दूसरे को तंज़िया जुमले कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, तो उस तरह का ये जो काम है वो इस वक्त हो रहा है कि 4.5 दिन की में जो है वो आप चले गए, तनख्वाह 6 दिन की मिलती है। हालांकि उसके बाद कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने ट्वीट भी किए, ज़ुल्करनैन इकबाल साहब हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये कहा जी कि जो अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो टाइमिंग वगैरह है, ज़ुल्करनैन नहीं थे कोई दूसरे रिपोर्टर थे, बहरहाल उन्होंने ये ट्वीट करते हुए लिखा जी कि जुम्मे की जो टाइमिंग है वो वैसे ही आधी होती है, वो आम रूटीन में भी जुम्मे वाले दिन जो टाइमिंग है वो आधी ही होती है। तो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये पहले चेक कर लेना चाहिए था, फिर उसके बाद देखना चाहिए था। बहरहाल मज़ीद लिखते हैं कि जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फ़राइज़ की अंजाम दही है। अगर मुशावरत के अमल को ना करना तो क्या हुक्म इम्तनाई के बावजूद आप और जस्टिस सरदार तारिक से मुशावरत अपने ऊपर लाजिम करता? मुशावरत के हवाले से मैं आपको अपना बतौर चीफ जस्टिस सबसे पहला
दस्तखत करने वाला आर्डर याद दिलाता हूँ। बेंचेस की तश्कील जाहिर करती है कि हर जज को एक जैसा एहतराम दिया जाता है। खसूसी बेंच किसी जज को निकालने या डालने के लिए तश्कील नहीं दिए जा रहे। आपके एतराज़ात हक़ाइक़ और रिकॉर्ड के बरखिलाफ़ हैं। बेंचेस की तश्कील के हवाले से कोई तजवीज़ है तो बताइए। इस हवाले से इजलास का इनेकाद किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस इजाजुल एहसन को ये जो ख़त है वो इस ख़त का जो इजाजुल एहसन साहब का ख़त था, उस ख़त के जवाब में ये लिखा और इसको बाकायदा तौर पर जो वेबसाइट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, फिर उस वेबसाइट के ऊपर भी जारी कर दिया। तो ये जी मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। फिर इसी तरीके से जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं, जिनके ख़िलाफ़ मामला भी चल रहा है और अलग इसी तरह से रहा है कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज उन्हें फारिग कर दिया जाएगा, उनका भी एक लेटर सामने आया है और ये ओपन लेटर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की जानिब से लिखा गया है। और इस लेटर को पढ़ने के बाद ये साफ़ हो जाता है जो मुझे इसमें से असेसमेंट हो रही है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि वो बंदा तब ही लिखता है कि जब तमाम चीज़ें बस ख़त्म हो गई हैं, जब बंदा समझता है कि बस अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब तो पहले जाना ही जाना है, हटना ही हटना है, तो चलो ये चीज़ें भी मैं करता चलूँ। और इसी तरह के इंकशाफात जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की जानिब से अपने उस लेटर के अंदर किए गए। आप भी हैरान होंगे कि ये जो सिस्टम है हमारा वो किस तरीके से चल रहा है और क्या कोई जजेस तक भी ये जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। अच्छा जी, वो लिखते हैं, मैं बतौर सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। सियासी अशरफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। यानी कि उनके ऊपर कोई दबाव था, कोई प्रेशर था किसी सियासी अशरफिया का कि आप हमारे हाथों का खिलौना बने, लेकिन मैंने इनकार किया तो नताइज भुगत रहा हूँ। यानी कि मेरे खिलाफ कार्रवाई इसलिए हो रही है कि मैंने किसी के हाथ का खिलौना बनने से इनकार किया। तो इसका क्या मतलब है कि जो दूसरे जजेस इस वक्त हैं तो वो क्या खिलौना बने हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही या उनको हटाया नहीं जा रहा। तो बहरहाल ये उन्होंने एक एक्सपोज जो है वो यहाँ पर किया है। लिखते हैं जी मज़ीद कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की बोगस कार्रवाई को चैलेंज करने का हक महफूज रखता हूँ। मेरी साख नुमाया जबकि मेरे ओहदे की साख और भी नुमाया है। इस खत का मकसद ये बावर कराना है कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि असूल का मामला है। मेरा मसला अब सिर्फ ज़ाती नहीं बल्कि इदारे का मसला है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ के लिए खड़ी नहीं होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ के लिए भी खड़ी नहीं होगी? ये दूसरी बड़ी अहम बात इन्होंने अहम सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट किसी की चीज़ के लिए भी खड़ी नहीं होगी। यानी कि इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट खड़ी नहीं हुई और अब ये जज का मामला आया है तो अब भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो खड़ी नहीं हो रही। आम हालात में सुप्रीम कोर्ट के बचे कुचे वकार पर यह ख़त लिखने की ज़रूरत पेश ना आती। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मेरे खिलाफ चलने वाले रेफरेंस पर मिस इन्फॉर्मेशन हैरान कुन है। इंसाफ के असूलों की खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड के लिए ख़त तहरीर कर रहा हूँ। ऑडियो लीक्स तनाज़े के बाद चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने एक्शन लेने के लिए मेरे खिलाफ ख़त जस्टिस उमर अताब बंदयाल को लिखा। क्या चीफ जस्टिस ने अपनी अदलिया के सर पर लटकती बेयकीनी की तलवार को देखा है? यानी कि यहाँ पर इन्होंने फिर सवाल कर दिया कि ऑडियो लीक्स तनाज़े पर इन दोनों जजेस ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, तो ये दोनों अब कैसे उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में बैठ सकते हैं? तो अपना माइंड पहले ही शो यानी कि कर चुके हैं। मज़ीद लिखते हैं, जज को अस्तस्ना के बावजूद असासे डिक्लेयर ना होने की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में क्यों घसीटा जा रहा है? क्या जज के साथ इम्तियाजी सलूक की कोई कानूनी या इखलाकी वजह है? जुडिशल कौंसिल ने मुझे 2 शोकाज नोटिस करके खुद तस्लीम किया कि पहला शोकाज नोटिस गलत था। साबित होता है कि मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई बुनियादी मालूमात के बगैर शुरू की गई। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन और मेंबरान का मेरे साथ रवैया तौहीन आमेज़ है। तो ये मज़ीद उन्होंने चार्जशीट लगा दी है चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के ऊपर कि आपका रवैया मेरे साथ तौहीन आमेज़ है। तो ये एक जज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक जज का ख़त मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इस वक्त भी सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि सबसे बड़ी अदालत है, तो वहाँ के जज की ये हालत है तो नीचे जो आम लोग हैं वो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी। अच्छा, मज़ीद वो लिखते हैं कि क्या चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने अपने रेफरेंस में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाजुल एहसन पर एतराज़ नहीं उठाया था? अपनी दरखास्तों पर तश्कील करदा बेंच पर एतराज़ के बजाय जस्टिस इजाजुल एहसन के ख़त पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मेरी दरखास्तों में ना बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है। फिर वो लिखते हैं जी कि तारीख़ में पहली बार
ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों के बावजूद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास है वो बुलाया गया, और फिर उसके बाद जो लास्ट इजलास बुलाया गया है 14 तारीख को जो कि होना है, यानी कि कल, वो किस तरीके से बुलाया गया वो भी सबके सामने है कि रात गए अचानक से ये जो खबर है वो सामने आई और जो नोटिस हैं वो मौसूल करवाए गए। तो नाज़रीन, आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।